प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण चैप्टर 4 के सारांश के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। हालांकि चैप्टर फिनिश हो चुका है ना। इसमें हम सूत्रों के बारे में एक बार फिर से देखेंगे, फिर अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो सारांश जो कि लास्ट पेज होता है आपका किसी भी चैप्टर का, उसमें आप देखोगे तो सबसे पहला पॉइंट जो कह रहा है, चर x में एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के प्रकार का होता है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a ≠ 0। a ≠ 0 क्यों है, इस चीज को आप जानते हो, क्योंकि अगर a ≠ 0 नहीं हुआ, मतलब a = 0 हो गया, तो ये पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, और जैसे ही a वैल्यू 0 बनेगी तो ये पूरा समीकरण हमारा द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। इसलिए इस चीज को यहाँ पर लिख दिया गया। चर राशि यहाँ पर x के रूप में लिया गया है। आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि अगर चर राशि t को लिया जाए तो हम लिखेंगे at² + bt + c बराबर 0, और आगे लिखना पड़ेगा a b c वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मीन्स ये कोई गिनती है, 1 2 3 4 या -1 2 3 4 या बटे में है समथिंग, कुछ भी a b c इस प्रकार से है। ठीक है, ये एक रिवीजन क्लास है, सूत्रों का रिवीजन। मैथ के हर एक चैप्टर का जो मेन सार होता है, उसका सूत्र होता है, उससे संबंधित जो कुछ नियम होते हैं वो, तो उन्हें एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का एक मूल कहलाती है, यदि a α² + b α + c बराबर 0 हो। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं। इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये जो बहुपद है, क्योंकि बराबर 0 नहीं है, इसलिए क्या है, बहुपद है। इसके जो शून्यक हम निकालते थे पिछले अध्याय में, x के मान को ही हम निकालते थे, है ना। और यहाँ द्विघात समीकरण, इसी को द्विघात समीकरण के रूप में अगर लिखना होगा तो बराबर 0 कर देंगे। तो देखो यहाँ पर बराबर 0 कर दिया गया, तो द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से भी हमें x की वैल्यू ही निकालनी है, मतलब शून्य ही निकालना है, मतलब मूल ही निकालना है। तो वही कह रहे हैं कि शून्यक और मूल दोनों एक ही हैं। शून्यक हम तब यूज करेंगे, शून्यक शब्द का प्रयोग तब हम करेंगे जब हमारे पास बहुपद है, ठीक है। और मूल का यूज तब हम करेंगे जब हमारे पास क्या है, समीकरण, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्फा द्विघात समीकरण का एक मूल कहलाती है, मतलब जैसे यहाँ पे था x ax² + bx + c, यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी हुआ करती थी। यहाँ पर x के स्थान पर क्या आ गया है, अल्फा, और वही जो x की वैल्यू आती थी उसी को हम क्या कहते थे, मूल। और यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, अल्फा। तो इस पूरे समीकरण का जो भी मूल निकल के आएगा उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा ही कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट आपका कह रहा है कि यदि हम ax² + bx + c a ≠ 0 के दो रैखिक गुणांकों में गुणनखंड कर सकें, तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल
प्रत्येक गुणक को शून्य के बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करते थे, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से जब हम हल करते थे तो x प्लस समथिंग, एक ब्रैकेट में x प्लस माइनस जो भी आ रहा था, है ना, जो भी है प्लस माइनस में जो भी कुछ आ जाए तो कुछ भी, तो बराबर जीरो किया जा रहा है, इसके बराबर जीरो, फिर इसके बराबर जीरो लिया जाता था। जैसे एक्स प्लस, अगर मान लो यहाँ पर प्लस है माइनस नहीं है, एक मिनट अच्छे से एक उदाहरण ले ही लेते हैं, है ना। तो मान लो एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो रखने पर ये चीज हो गया, ठीक है, और एक्स माइनस फोर बराबर जीरो, ये दूसरा हो गया। यहाँ से एक्स की वैल्यू फोर निकल गया और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यह पॉइंट कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी दिए गए द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है। देखो हमारे सिलेबस में कुछ चैप्टर ऐसे हैं, सॉरी कुछ एक्सरसाइज ऐसा है कि जो कि काट दिया गया है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ कौन कौन से काट दिए गए हैं। ठीक है, ये वाली लाइन नई वाली किताब में नहीं है ना। ये कुछ एक 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 एक्सरसाइज है जो कि अभी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। अगर वो वाली एक्सरसाइज होती तो उस पॉइंट, उस एक्सरसाइज से आप इस पॉइंट को समझ पाते। उसमें क्या होता है, कभी कभी जब दोनों मूल बराबर होते हैं, है ना, तो जब दोनों मूल बराबर होते हैं, जैसे मान लो एक्स माइनस थ्री ए भी आ गया, एक्स माइनस थ्री ए भी आ गया बराबर जीरो, ये दोनों बराबर हैं तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर तो लिखा ही जा सकता है ना। तो कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाना आप कक्षा 9 में भी सीखे थे। उस इक्वेशन को हम कुछ इस प्रकार से सेट करते थे कि स्क्वायर वाले सूत्र में आ जाता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र में उसको हम पूरा कन्वर्ट करते थे, कुछ जोड़कर या कुछ घटाकर। ठीक है, हालांकि ये है नहीं तुम्हारे में इस समय, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, तो अगले पॉइंट को देखते हैं हम। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा द्विघाती सूत्र, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल इतने द्वारा दे होते हैं यदि इतना इतना बड़ा हो। ठीक है, इसको अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे इस वाली बात को। सबसे पहले इसे जानो, इसको हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। ठीक है, कोई भी द्विघात समीकरण हमारे पास लिखा हुआ है, उस द्विघात समीकरण के मूल्यों को ज्ञात करने के लिए तुम इस सूत्र का यूज कर सकते हो। मतलब यक्ष की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से निकल के आएगी, क्योंकि समीकरण हमारा द्विघात है तो यक्ष के दो मान निकल जाएंगे। एक बार जब प्लस लोगे तो एक मान होगा, जब माइनस लोगे तो दूसरा मान हो जाएगा। इस प्रकार से श्रीधराचार्य के सूत्र से द्विघात समीकरण के दोनों मान आसानी से इस सूत्र से निकल के आ जाते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जहां पर आपको याद करना पड़ता है या तो रटना पड़ता है ना, और वहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इस चीज को हम क्या कहते हैं, विविधता, जिसे हम डी से इंडिकेट करते हैं। द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने वाला जो सूत्र हमारे पास है, इस पूरे सूत्र में क्या कहीं पर ए वाली वैल्यू लिखी हुई है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी?
यहाँ पर देखोगे तो लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में है, इसी वजह से इन पॉइंट्स का रोल बनता है कि भाई मूल वास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा, बराबर हुआ। बराबर होने का कारण ये बनता है कि ये प्लस माइनस, ठीक है, बराबर होगा या भिन्न भिन्न होगा, इसका कारण क्या है, प्लस माइनस। वास्तविक होगा कि नहीं होगा, इसका कारण क्या होगा, वास्तविक है कि नहीं है, इसका कारण क्या है, अंडर रूट। क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर की वैल्यू अगर माइनस में है तो कैसी वैल्यू हो जाती है, काल्पनिक हो जाती है। काल्पनिक हो जाती है। कल्पना करो कि इसके अंदर का मान हम हल करते हैं, मैंने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के वैल्यू को रख के सॉल्व करते हैं, तो अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो निगेटिव आ गई, मतलब -3 आ गया, -6 आ गया, -15 आ गया, कुछ भी इस तरीके से, -16 आ गया, कुछ भी आ गया। तो जब माइनस में आ गया तो अंडर रूट की पूरी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो चुकी है, माइनस में। और हमें पता है अंडर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो वो कैसी संख्या हो जाती है, काल्पनिक। अब काल्पनिक संख्या में कुछ जोड़ के भाग करोगे तो भी काल्पनिक है, काल्पनिक संख्या को किसी संख्या से घटा के भाग करोगे तब भी वो क्या होगा, काल्पनिक ही होगा। इसका मतलब ये है कि अंडर रूट के अंदर की वैल्यू माइनस में तब आएगी जब अंडर रूट के अंदर की वैल्यू छोटी हो जाए किससे, जीरो से। क्योंकि संख्या रेखा पर जीरो, जीरो से कम जैसे ही जाओगे सारी वैल्यू किस में दिखेगी, माइनस में दिखेगी। एक्स वाई एक्सिस देखा ही होगा, यहाँ पर जीरो होता है, जीरो से पीछे जाओगे तो सारी वैल्यू किस में मिलेगी, माइनस में। और डी का मान जैसे ही माइनस में कन्वर्ट होता है, मतलब जीरो से छोटा होता है, छोटा होते ही जो द्विघात समीकरण है उसके जो मूल होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे वास्तविक नहीं रहेंगे, मतलब काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी छोटा है किससे, जीरो से। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी छोटा है किससे, जीरो से। आई होप समझ गए होगे। ओके, अब इसी प्रकार से आपका ये वाला भी पॉइंट है, इसमें क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा है जीरो से, मतलब जीरो से बड़ा है इस बार, मतलब कोई ना कोई संख्या है ऋणात्मक तो नहीं होगी, मान जो है ऋणात्मक नहीं होगा। ऋणात्मक के अलावा जो कुछ भी है, एक तो संख्या हमारी जीरो हो सकती है, जीरो की इधर जाओगी तो कैसे मिलेगी, धनात्मक, जीरो की इधर जाओगे तो कैसे मिलेगी, ऋणात्मक। अब ये तो क्लियर हो गया कि भाई ऋणात्मक नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि जीरो से बड़ी है तो इसका मतलब जीरो भी नहीं है, तो ये वाली धनात्मक वैल्यू मिलेंगी। अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर धनात्मक में है तो उसको सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ मान निकल के आएगा ही आएगा। और किसी भी संख्या में से कोई धनात्मक मान जोड़ोगे या कोई मान घटाओगे और भाग दोगे, चीजें अलग अलग समझ में आएंगी। जैसे मान लो -b, इस पूरे की वैल्यू हो गई हमारी 5, इसमें एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे 2.5। अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू थी उसको हमने निकाला, वो कितना आ गया, 2.5। और नीचे कोई संख्या है, मान लो 2 गुणे 1, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें क्या करोगे, 5 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 2 एक बार प्लस ले लिया, और फिर से माइनस लोगे, 5 माइनस 2.5 डिवाइड बाई 2। 5 में 2.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7.5/2। और 5 में से 2.5 जब घटाओगे तो क्या होगा, 2.5/2। 7.5 का आधा करोगे तो लगभग तुम्हारा 3.75 आएगा, 3.75 आएगा। और 2.5 का जब आधा करोगे तो 1.75 आएगा। 2 का आधा 1 हो जाएगा, 5 का आधा 2.5, सॉरी 1.25 आएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से देखो, दोनों मान अलग अलग हो गए ना। इसीलिए कहा जाता है जब पॉजिटिव वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर और एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे तो दोनों मान कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि उसी मान को एक निश्चित संख्या में जोड़ रहे हो और उसी मान को एक निश्चित संख्या से घटा रहे हो, तो अंतर तो आने ही वाला है। तो इसी प्रकार से ये वाला पॉइंट आपका क्लियर होता है कि भाई डी का मान जब भी बड़ा होगा किससे, जीरो से, जब भी डी का मान जीरो से बड़ा होगा तो जो यक्ष के मान निकल के आएंगे वो कैसे आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे। और वास्तविक होगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर में प्लस वैल्यू है। ठीक है, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा इसको तो हम अंडर रूट के माध्यम से पता करेंगे।
प्लस वैल्यू है अंडर रूट के अंदर तो वास्तविक हो जाएगा, माइनस वैल्यू है तो काल्पनिक हो जाएगा। आई होप समझ पा रहे हो आप। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल होने की कंडीशन कब होता है? जब इसके मान में कुछ भी मैं जोड़ दूं और उसी मान को घटा दूं, कोई फर्क ही ना पड़े। सोचो 2.5 प्लस ट्रांसफर वैल्यू जीरो होती, तो 5 प्लस माइनस जीरो, 5 में जीरो जोड़ते तो क्या आता? 5 ही आता। 5/2, 5 में से जीरो घटा देते तो क्या आता? तो भी 5/2 ही आता है ना। इस पूरे को हल करोगे तो 5/2 2.5, 5/2 2.5, तो मतलब जीरो को जोड़ो या घटाओ कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है। और जो भाग कर रहे हो समान चीज से भाग कर रहे हो, तो इसलिए क्या हो जाता है, हमारा दोनों मूल बराबर आ जाते हैं। अब दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि सर गुणनखंड विधि से अगर हम मूल निकालेंगे और इस सूत्र से निकालेंगे, क्या दोनों से अलग अलग मूल निकल के आएंगे या एक्स के अलग अलग मान निकल के आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों से सेम मूल निकल के आएगा, मतलब दोनों से एक्स के मान बिल्कुल समान निकल के आएंगे। आप किसी भी विधि का प्रयोग करके एक्स का मान निकाल सकते हो, बशर्ते प्रश्न में ये ना कहें कि भाई गुणनखंड विधि से ही निकालो। अगर ऐसा कह रहा है तो तुम्हें गुणनखंड विधि से ही निकालना पड़ेगा। अगर बाध्य नहीं किया जा रहा है कि भाई गुणनखंड विधि या कुछ कोई विधि नहीं कहा गया, तो आप या तो गुणनखंड विधि से निकाल लो या तो श्रीधराचार्य जो कि आपके सामने लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसके माध्यम से आप द्विघात समीकरण के मूल को निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप ये जो सारांश वाला टॉपिक था समझ में आया होगा। इसको देखो, समझना बहुत जरूरी है। अगर रट पा रहे हो तो रटो, अदरवाइज मैं तो कहूँगा रटो मत, इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में।